हाय दोस्त। आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम बायोलॉजी का एमसीक्यू 50 एमसीक्यू मैं लेकर आ रहा हूँ डायग्राम के साथ में। मैं फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ बायोलॉजी में। सेकेंड नंबर वीडियो है साइटोलॉजी। सेल के बारे में हमको अध्ययन करना है, टोटल सेल के बारे में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। ठीक है, आज का मोटिवेशन क्या है। कह रहा है कि कठिन राहों में भी आसमां को वो सफर बनाते हैं जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। देखिए, जो आदमी मुश्किल के वक्त में ही खुश रहता है, मुश्किल के वक्त में ही अपना सारा काम करता है, वही अपने मंजिल को पाता है। ठीक है, मंजिल तो आपकी राहों की प्रतीक्षा कर रही होती है, लगा के सीढ़ियां जो आसमां पर घर बनाते हैं। ठीक है, मंजिल आपकी रास्ते को प्रतीक्षा कर रही है आपकी आने की। ठीक है, और आसमां भी आपके ऊपर जाने के लिए, आसमां भी आपके सफलता के लिए एक मंत्र है जो आपकी सीढ़ियां लगाकर जाने के लिए तैयार कर रही है। ठीक है, तो वही आदमी सफल होते हैं जो आदमी अपनी जिंदगी में, समझिए, मुश्किल वक्त में मेहनत करते हैं, वही आसमां को छूते हैं और अपने मंजिल तक जाते हैं। हमारी मंजिल हमारी इंतजार कर रही होती है और हम मेहनत के सहारे वहाँ पे हम लोग जाएंगे। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक अपने मंजिल तक हम नहीं जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन यही था। अब आइए देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, किस पर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स, गणेश जी को पूजा करके हम अपने वीडियो की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, हमारा जो वीडियो है हम उसको प्रस्थान करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो है बायोलॉजी में, लेक्चर 2 है। 50 एमसीक्यू है जो हर एक एग्जाम के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से देखिएगा। सब डायग्राम के साथ में हमने बनवाए हैं। ठीक है, इसमें बहुत खर्चा लगा है बनवाने में। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए और उसका एंजॉय लीजिए मेरे भाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने। हाय फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा ये सब डायग्राम है। ठीक है, मैंने डायग्राम बनवा कर मैंने इस शीट को बनवाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है। ठीक है, जो भी हमारा जीवन है उसका मूलभूत इकाई का यूनिट क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। जो हमारा जीवन है वो जीवन किस पर बना हुआ है, किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये बात जान लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो भी हमारा बॉडी बना हुआ है वो सेल के माध्यम से ही बना हुआ है। जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं ना तो टिश्यू का निर्माण होता है। जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। जब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम आपस में मिलते हैं ना तो ऑर्गन का निर्माण होता है। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है मेरे भाई। ठीक है, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होगा तो हमारे बॉडी का निर्माण होगा। अब देखिए, जो सेल होता है वो सबसे मूलभूत इकाई होगा। अगर सेल हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर के लिए समझिए कि कुछ भी बनना नहीं है। अब देखिए, रेड ब्लड सेल क्या है? रेड ब्लड सेल नर्व सेल है। उसके बाद में व्हाइट ब्लड सेल है। उसके बाद में स्पर्म है। उसके बाद में ओवम है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का सेल है। क्या है? सेल है। अब जान जाइए, मतलब इसमें 3 चीज हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, जो मानव में जो सबसे बड़ा, मतलब मानव में, ह्यूमन में जो सबसे बड़ा का कोशिका होता है वो क्या होता है? औरत का जो ओवम होता है, ओवम अंडाणु होता है, वो अंडाणु होता है। ठीक है, और जो मानव का सबसे जो छोटा सेल होता है वो हमारा स्पर्म होता है। क्या होता है? जो सांप की मुड़ी के जैसा है वो हमारा स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। ठीक है, जो औरत का जो, औरत समझते हैं ना, ये क्या है? ये ओवम है। इस सबसे जंतु, मतलब मानव में सबसे बड़ा सेल यही होता है, ओवम होता है। क्या होता है? ओवम होता है। क्या होता है? ओवम होता है। यह हमारा नर्व सेल है। क्या है? नर्व सेल है। जो भी हम लोग महसूस होता है, सेंसिटिविटी होता है, वो सब नर्व के द्वारा जाता है। ये हमारा ब्लड सेल है। क्या है? लाल लाल रक्त
कोशिका है जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन आता है, जाता है, उसी में हीमोग्लोबिन रहता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। ये हमारा है व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी है। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है बीमारी होने से, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा स्पर्म है। स्पर्म का अर्थ हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिड से इसका फॉर्मेशन होता है। कहाँ से? अंडकोश से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स? अंडकोश से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो हमारे शरीर का सबसे छोटी कोशिका है। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी का कोशिका का नाम क्या है, तो आप बताइए। तो स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है, ठीक है। और बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका का नाम क्या है? ओवम, अंडाणु है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ओवम और अंडाणु, जब ओवम और स्पर्म आपस में जाकर मिलता है, तब क्या होता है? निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन होने के बाद में 9 महीने के बाद में जो भी बच्चा फॉर्मेशन होता है। अब देखिए हम लोगों में क्या होता है? पुरुष में होता है XY होता है। क्या होता है? XY होता है, ठीक है। क्या होता है? XY गुणसूत्र होता है। क्या होता है? XY गुणसूत्र होता है। लेकिन औरत में क्या होता है? XX होता है। क्या होता है? XX होता है। क्या होता है? XX होता है, ठीक है। अब देखिए पुरुष का X, ठीक है। जब पुरुष का X और औरत का X आपस में मिलेगा और XX जब आपस में मिलेगा, तो समझिए लेडीज का निर्माण होगा, मतलब बेबी का निर्माण होगा, ठीक है। मतलब लड़की का, गर्ल्स का निर्माण होगा, ठीक है। जब पुरुष का Y और लड़की का X आपस में मिलेगा, ठीक है, तो लड़का का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये लड़का का निर्माण होने में पुरुष का सबसे ज्यादा योगदान होता है। उसका स्पर्म काउंट कैसा है कैसा नहीं, ये उस पर निर्भर करता है, ठीक है। औरत में दोनों XX है। अब देखिए ये जो गुणसूत्र होता है वह 26 होता है, नहीं 26 नहीं, हाँ 23 जोड़ा होता है, ठीक है। ये कितना होता है? 23 जोड़ी होती है, ठीक है। अब समझिए, उस शरीर में तो 22 जोड़ी रहबे करता है गुणसूत्र, और दो दो ये हो जाता है, ठीक है। तो 26 मतलब 23 जोड़ी रहता है, ठीक है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें रहता है। इसी प्रकार हम लोग का शरीर का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, हम बता चुके हैं इसका मूलभूत इकाई। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। कौन नंबर आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर क्या है? 2 नंबर क्या कह रहा है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अब कह रहा है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मगर जो हमारे बॉडी में है, जो भी दुनिया के बॉडी में है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन फीस करेगा आपको। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो कौन सा है? स्पर्म है। कौन है? स्पर्म है। कौन है? स्पर्म है। ये पूछ रहा है सबसे छोटी का कोशिका कौन सी है? कौन सी है? तो मान के चलिए हम ऑप्शन ए के नहीं हिसाब से चलेंगे भाई। तो हमारे ऑप्शन दिया है कि केलोलाइट्स दिया है, जाइलम दिया है। जाइलम फ्लोएम आप तो जानते हैं, इनमें से कोई नहीं मान, और माइक्रोप्लाज्म दिया है। तो ये नंबर नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, और डी नंबर भी नहीं होगा। इसलिए हमारा सी नंबर होगा माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म का फिगर देखिए, हमारा माइक्रोप्लाज्म ऐसा ही होता है। कैसा होता है? ऐसा ही होता है हमारा माइक्रोप्लाज्म फ्रेंड्स, ठीक है। अब 3 नंबर पर चलते हैं मेरे भाई। अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है कि पादप में उपस्थित जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होता है, वो निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? ठीक है, बी और सी से, कार्बोहाइड्रेट से और सेलुलोज से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये दोनों से मिलकर बना होता है मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है? 4 नंबर। अब 4 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। कोशिका का जो जो बाहरी दीवार है, जो हमारे सेल का जो सबसे बाहरी दीवार है, उसका नाम बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ह्यूमन सेल एनाटोमी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म,
ठीक है, तो इसका क्या होगा? अब ए में प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद में बी साइटोप्लाज्मा, या सी नाभिक झिल्ली नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए नसाइटो, ये जो हमारे बाहरी झिल्ली जो है, इसी का हमको नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। जो भी हमारा सेल का बाहरी जो परत होता है, उसी का हमको नाम बताना है, ठीक है। तो अब देखिए नाभिक झिल्ली तो हो नहीं सकता है, नाभिक में हमारा डीएनए आरएनए रहता है और न्यूक्लियस रहता है। अच्छा, कोरोना वायरस का आप लोग नाम सुने होंगे। कोरोना वायरस हमारे आरएनए को प्रभावित करता था। किसको प्रभावित करता था फ्रेंड्स? आरएनए को प्रभावित करता था, ठीक है, और डीएनए उसमें रहता था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में इनमें से कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद में क्या हो सकता है? अब देखिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली 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 है। इसलिए हमारा ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए हमारा ए आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। प्लाज्मा झिल्ली ही इसका आंसर होगा। इसी जो बाहरी भाग है, इसी बाहरी भाग का हमको क्या करना है? नाम बताना है। क्या करना है? नाम बताना है फ्रेंड्स। इसलिए हमारा प्लाज्मा झिल्ली आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर हमारा प्लाज्मा झिल्ली आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसका आंसर याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली होगा। जो भी हमारा सेल रहता है, जो भी हमारे भारी भाग से बना होता है, उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली नाम होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पादप कोशिकाओं के सबसे बड़ी पादप कोशिकाओं की सबसे बड़ा, अब देखिए फ्रेंड्स, पादप कोशिकाओं को सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या होता है? लवक होता है। क्या होता है? लवक होता है। क्या होता है? लवक होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? लवक होता है, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए 3 नंबर क्या कहता है? 3 नंबर का होता है फ्रेंड्स कि बताइए प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, जो प्रोटीन उस प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? गोल्जिकाय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, उसके बाद में लाइजोसोम को, ठीक है। ये देखिए ये हमारा सेल है। क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा सेल है। क्या है? सेल है। ये हमारा क्या है? सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो ये दिख रहा है, ये क्या है? ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम ये नहीं है, जो बूंदा बूंदा दिख रहा है, सब बूंदा बूंदा दिख रहा है, ये सब बूंदा बूंदा यही राइबोसोम है, ठीक है। इसी का प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो राइबोसोम को कहा जाता है। इतना बात अब ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, क्या दिया हुआ है 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया हुआ है फ्रेंड, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागम्य झिल्ली है? कौन सा एक अर्धपरागम्य झिल्ली है? कौन सा? अब देखिए 10 नंबर क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में द्वारा वृद्धि करते हैं, ठीक है, डैश डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका की अधिकता, कोशिका के विस्फोट, कोशिका का अंतर विस्फोट, कोशिका के विभाजन। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर मेरे भाई, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको समझे हैं ना? इसको समझे हैं, प्रोग्रेंड सेल थे देत कोशिका एवं आणविक नियंत्रण, ठीक है। अब देखिए जब कोई व्यक्ति जवान रहता है, क्या रहता है? जवान रहता है, और जब वृद्धा आश्रम में अवस्था में जाता है, वृद्धावस्था में जाता है, तो जो उसके सेल में परिवर्तन होता है, जो उसके सेल में परिवर्तन तो होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। अब आगे चलिए, आगे
आगे 9 10 हो गया, अब 11 नंबर चलिए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। अब देखिए, जब माइटोकॉन्ड्रिया हम आपको बता दिए हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा हमारे बॉडी में, हमारे सेल के पास में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। जब हमारे सेल के शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो समझिए कि ना हमें एनर्जी मिलेगी। अब देखिए एनर्जी हमको कैसे मिलता है। अब देखिए मान के चलिए सेल है, सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं, क्या लेते हैं? वायुमंडल को ऑक्सीजन, बहुत सारे मतलब जो भी हवा रहते हैं वो हमारे नाक द्वारा फेफड़े में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फेफड़े में जाते हैं। ठीक है, हम खाना खा लिए, खाना खाने के बाद में जो भी हमारा फूड निकला तो सब गुलगुज के रूप में हमारे सेल के अंदर जमा रहता है। क्या रहता है? स्टोर रहता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में बहुत सारे अन्य गैसें हमारे नाक के द्वारा हमारे फेफड़े तक जाती है। ठीक है, हमारे लंग्स तक जाती है। ठीक है, जब हम लेते हैं तो जो हमारा फेफड़ा रहता है ना, तो फेफड़े के दीवारों पर स्थित जो लाल रक्त कोशिका रहता है, रेड ब्लड सेल रहता है, और रेड ब्लड सेल्स जो रहता है वो खून, वो किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो क्या करता है फेफड़ा? पहले उसको छानता है। ठीक है, शुद्ध ऑक्सीजन को क्या करेगा? अंदर ले जाएगा। ठीक है, अंदर ले जाके उसको क्या करेगा? ब्लड में मिला देगा, हीमोग्लोबिन में मिला देगा, और हीरो होंडा से पूरा ब्लड में ले जाके उसको छोड़ देगा। और जहाँ-जहाँ ब्लड जहाँ-जहाँ मतलब उसका एनर्जी रहेगा, जो भी हम खाना खाए हुए हैं लोग, तो ग्लूकोज के रूप में रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जाके उसे रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, और क्या बनाता है? और ऊर्जा बनाता है। उसी के कारण हम हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, अगर जब तक ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा तब तक हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग का सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो अब उसके बाद में क्या होता है? जो ऑक्सीजन बना हुआ है हमारे सेल के पास, वो फिर हीमोग्लोबिन में सहायक होकर फेफड़े के पास आता है, और फेफड़े के द्वारा हमारे नाक से बाहर निकल जाता है। यही प्रक्रिया हमेशा होते रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी को रेस्पिरेटर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। इसलिए हमारा बी आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्या कहता है? अब 11 नंबर क्या कहता है? 12 नंबर। अब देखिए 12 नंबर क्या कहता है? 12 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, 12 नंबर कह रहा है, एक विशेष कार्य करने वाले, एक विशेष का समान कोशिकीय समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकीय समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, अंग कहते हैं, अंगतंत्र कहते हैं, कोशिकीय संरचना कहते हैं। आपको बताना है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? जब एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊतक कहते हैं, अंग कहते हैं, अंगतंत्र कहते हैं, या क्या कहते हैं? या क्या कहते हैं फ्रेंड्स? या क्या कहते हैं? उसे ऊतक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अभी ना आपको बताया है, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो वही ना टिश्यू हमारा ऊतक है, यही ना ऊतक है, यही हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब चलिए अब आगे चल रहे हैं। अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, उसके बाद में लैनायका। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? 13 के बी आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है। अब देखिए, अब 14 नंबर पर हम चल रहे हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 14 नंबर कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? अब बताइए
कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? कोशिका भित्ति यूग्लिया में नहीं होती है, उसके बाद में पैरामीशियम में नहीं होती है, उसके बाद में गनोइमेक्स में नहीं होती है, उसके बाद में माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? अब बताइए किसमें नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है फ्रेंड्स? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। ठीक है। और आपसे सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। इसका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा, राइट आंसर। चलिए अब 15 नंबर पर चलिए। अब 15 नंबर पर चलिए। 15 नंबर क्या कहता है देख लिया जाए। 15 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? कौन होता है? कोशिका भित्ति, उसके बाद में लैनायक, उसके बाद में सूत्रकर्णिका। एक क्या होता है? सूत्रकर्णिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सूत्रकर्णिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूत्रकर्णिका हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर। इतना अच्छा फिगर बनवाए हैं आप लोग के लिए, इतना रुपया लगाकर। आप इसको देखिए और इसको एथिक कीजिए, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कह रहा है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे किससे निर्मित होती है? किससे किससे निर्मित होती है? प्रोटीन से, वसा से, लिपिड से, डी और ए और सी से। मतलब डी आंसर इसका होगा, ए और सी से बना हुआ रहता है। ये देखिए ये प्रोटीन है, ये क्या है? ये प्रोटीन है। क्या है? ये प्रोटीन है। और हम आपको बता रहे हैं ये लिपिड्स है। ये क्या है? ये लिपिड्स है फ्रेंड्स। ये क्या है? ये लिपिड्स है। जो भी कोशिका उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली होती है वो क्या चीज से बनी होती है? लिपिड से। ये क्या है? ये लिपिड्स है। ये क्या है? ये प्रोटीन है। ये क्या है? 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 प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, प्रोटीन से बनी हुई होती है। क्या है? प्रोटीन से बनी हुई होती है। प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब आगे चलिए। प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है कोशिका में उपस्थित, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो वही सवाल है 16 नंबर। अब 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ठीक है, डीएनए रखता है। ठीक है, उसके बाद में होगा ए नंबर। ए नंबर क्या है? ए नंबर क्या है? ए नंबर सेंट्रियोल, गोल्जिकाए, उसके बाद में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? डीएनए रखता है। ठीक है, क्या रखता है? डीएनए रखता है। क्या रखता है? डीएनए रखता है। ठीक है, अब 18 नंबर रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? ठीक है, कौन सा सही कथन है? कौन सा सही कथन है? कौन सा सही कथन है? जंतु कोशिकाओं में छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है। बी नंबर यह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, ये केवल कोशिका जीवों में अनुपस्थित रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। ठीक है, अब 19 नंबर है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें अर्धपरागम्य झिल्ली अपने उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए ऑस्मोसिस समझिए, उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस समझिए, ऑस्मोसिस समझिए। कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च पानी पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, अब मान के चलिए जैसे हम लोग बारिश उरिश होता है देखते हैं तो क्या होता है, जो पानी जो उच्च धरातल पर रहता है तो जो उसका स्लोप रहता है तो उसका अपने स्लोप पर ढलते हुए
चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। क्या लगता है उसमें, ऑस्मोसिस प्रेशर लगता है। क्या लगता है, ऑस्मोसिस प्रेशर लगता है। क्या लगता है, क्या लगता है फ्रेंड्स, ऑस्मोसिस प्रेशर लगता है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी नंबर क्या कहता है। 20 नंबर कह रहा है, कह रहा है कि कोशिका में वितरित होने वाले अणु के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग का नाम बताइए। काम अंग बताइए। एक में माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में दो में प्लास्टिड्स, दो में प्लास्टिड्स, तीन में गोल्गी गोल्गी ऑपरेट्स, उसके बाद में रिक्तिका, उसके बाद में रिक्तिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, गोल्गी अपडेट, गोल्गी अपडेट से होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, उम्मीद हुआ कि आप समझ गए होंगे। क्या होगा, हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम 21 नंबर पर। ठीक है, अब 21 नंबर क्या कहता है, जंतु कोशिका के सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, केंद्रक होता है, लवक होता है, गुणसूत्र होता है और गोल्जिकाय होता है। क्या होता है, ये देखिए हमारा गोल्जिकाय है। क्या है, ये हमारा क्या है, गोल्जिकाय है। क्या है, क्या है, क्या है, गोल्जी, क्या है, ये गोल्जिकाय है। क्या है, ये गोल्जिकाय है। क्या है, ये गोल्जिकाय है। उसके बाद में ये हमारा क्या है, केंद्रक है। क्या है, जंतु कोशिका सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है, जो कोशिकाओं का अंग होता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। 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 अगर आपको याद नहीं हो रहा होगा तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। क्या करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे सब दिया हुआ है, इसको जूम करके देख सकते हैं, इसको जूम करके देख सकते हैं। इसको क्या करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। इसको जूम करके देख सकते हैं। जो हमारे कोशिका का सब अंग है। क्या है, अंग है, एक केंद्रक है, ये उसके बाद में लाइजोसोम है, इसके बाद में प्लाज्मा झिल्ली है, उसके बाद में गोल्जिकाय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिका है, उसके बाद में अंतःप्रद्रवी जालिका है। ये सब आप याद नहीं हो रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं जूम करके फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आप जूम करके इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए 22 नंबर क्या कहता है, प्राकृतिक रूप में प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। और मानव शरीर का सबसे छोटी का कोशिका क्या है, तो स्पर्म होगा, धातु होगा। और मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा, तो जो औरत का ओवम रहता है, ओवम और स्पर्म जब आपस में जाकर टकराता है तभी वो औरत माँ बन पाती है। तो जो उसका ओवम होता है, अंडाणु होता है, वह सबसे बड़ा कोशिका होता है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आइए आगे। अब देखिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है ईस्ट। ठीक है, एसिटोबुलेरिया, एसिटोबैटर। ठीक है, इसका नाम क्या है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या होता है, एसिटिबुलेरा होता है। क्या होता है, एसिटिबुलेरिया होता है। क्या होता है, एसिटिबुलेरिया होता है। क्या होता है, एसिटिबुलेरिया होता है। यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका फोटो हम लगा चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए अब आगे क्या है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है 0। सूत्रकणिका समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी संख्या कितनी होती है, 0 होती है।
इसकी संख्या कितनी होती है दोस्त? शून्य होती है। उसकी उसकी संख्या कितनी होती है दोस्त? शून्य होती है। अब आइए 25 नंबर में, निम्नलिखित में से पुष्पों में कौन सा पौधों की कोशिका विधि सकारात्मक घटक है? इसका आंसर होगा मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज होगा। अब आगे चलिए, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली, पाचन थैली कहलाती है। कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इसका आंसर होगा लाइजोसोम। क्या होगा? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स यहाँ पे दिया हुआ है। लाइजोसोम्स क्या दिया हुआ है? लाइजोसोम्स यहाँ पे दिया हुआ है। लाइजोसोम्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है? लाइजोसोम्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? लाइजोसोम्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? लाइजोसोम्स दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद चलिए, अब देखिए अब क्या कह रहा है, कोशिका में निम्न कौन से, ठीक है ये तो पढ़ा ही चुके हैं। अब क्या, अब 27 नंबर। अब देखिए, ये भी सवाल पूछता है हमेशा कि बताइए, कोशिका व कणिका जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? बेंगलुरु में है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? बेंगलुरु में है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखकर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पक्का है कि एसएससी में एग्जाम में 4-5 सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक सवाल और है। ठीक है, कह रहा है कोशिका का जीवित अंश कोशिका द्रव कहलाता है। ये किससे बना होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक। ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डी आंसर। कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। किससे मिलकर बना होता है? इसका आंसर हमारा डी नंबर होगा फ्रेंड्स। कौन नंबर होगा? डी नंबर होगा। कौन नंबर होगा फ्रेंड्स? डी नंबर होगा। सही आंसर है ये हमारा, डी नंबर सही आंसर है। ठीक है, अब देखते रहिएगा। अब आगे चल रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स? 29 नंबर 29 नंबर क्या कहता है? 29 नंबर कहता है संरचनाओं के अध्ययन से कौन सा जुड़ पाए जो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा अंतः जालिका और कोशिका काला। ठीक है, यहाँ पर राइजोसोम और लुमिनियम दिया हुआ है, इसी से क्या करता है? मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अभी 20 गो और है। ठीक है, 29 नंबर तो 2 गो आ गया। 30 नंबर क्या कह रहा है? सहचर सहचर कोशिकाओं, सहचर कोशिकाओं, सहचर कोशिकाओं, सहचर सहचर कोशिकाओं, सहचर कोशिकाओं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? तो एंजियोस्पर्म में इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एंजियोस्पर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजियो। अब 31 नंबर क्या कहता है? 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? वाटर है। कौन सा 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 है? वाटर है। वाटर है। कौन सा पदार्थ है फ्रेंड्स? वाटर है। वाटर पाया जाता है 80% से ज़्यादा प्रत्येक कोशिकाओं में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी 20 वो है सबसे मेन में। अब देखिए, अब 32 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका नियंत्रण केंद्र कौन सा है? केंद्रक है, प्लाज्मा है, लाइजोसोम है, क्या है? केंद्रक होगा। क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? केंद्रक होगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइजोसोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइजोसोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइजोसोम। क्या हो जाएगा? लाइजोसोम। क्या हो जाएगा?
लाइजोसोम। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 34 नंबर पर। लाइजोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन चाहिए? गोल्गी उपकरण, ठीक है, गोल्गी, इसलिए बी हमारा आंसर सही है। बी आंसर क्या है? आंसर सही है, ठीक है, बी नंबर आंसर सही है। गोल्गी उपकरण चाहिए, बी नंबर सही है। अब देखिए, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर सही है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिका द्वारा अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली होता है, ठीक है। एंटो एंटोडायस्टिक्स, एंटोडायस्टिक्स, एंटो, इसका डी नंबर आंसर सही होगा। इसका डी नंबर क्या होगा? आंसर सही होगा। इसका डी नंबर आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट क्रूक ने, ना कि डेविड थॉम्सन ने, ना कि मैरी फ्रैंकलाइन ने, नहीं, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इसका खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? खोज किया था फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद में रॉबर्ट हुक ने उसका, रॉबर्ट हुक होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब देखिए, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम होगा। इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम होगा। अब देखिए, वसा का संचय कोशिका के कौन सा अंग करता है? ठीक है, गोल्गी बॉडी करता है। क्या करता है? गोल्गी गाय करता है। कौन करता है? गोल्गी गाय करता है। 39 के ए नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। गैस सबसे छोटा पेरियोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा, माइक्रोसिस्ट, कोलेरा। क्या है? इसका नाम बताइए, आप बताइए, आप बताइए। अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है फ्लोएम के सहचर कोशिकाओं किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? डी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? डी आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फलों और बीजों के वास्तविक रंग प्रकार के आकर्षण रंग कौन सा प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा ही फलों का रंग क्या होता है? उसके अनुसार बदलते रहता है। जैसे केला का रंग येलो होता है, मतलब जैसे फ्रूट्स का, जो भी फ्रूट्स अलग अलग रंग होता है वो भी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है, ठीक है फ्रेंड। एक कोशिकीय जीव किसके प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग केवल वनस्पति में पाया जाती है? तो सूत्रकणिका होगा फ्रेंड्स। एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव होता है? तो क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है। 45 का सी नंबर होगा फ्रेंड, आंसर होगा। इसका सी नंबर आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो इसका नंबर बी होगा, कोशिका भित्ति, ठीक है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम भी कहा जाता है? तो इसका क्या नाम है? लाइजोसोम को एटम बम कहा जाता है। एटम बम, परमाणु बम। क्या होता है? परमाणु बम। क्या होता है? परमाणु बम होता है, ठीक है। लाइजोसोम को कहा जाता है। एकल कोशिकीय प्राणी में जीवन को समझ सभी क्रियाएं, पाचन, शोषण, जनन क्रियाएं होती है, वो एक के द्वारा होती है। एक के द्वारा क्या होती है? होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए,
कोशिकाएं जो द्वारा कोशिकाओं के निकट संबंध में रहता है सहायक क्या होता है? संचरण ऊतक की संचरण ऊतक बताइए, आप बताइए, इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा सहायक कोशिका। क्या हो जाएगा? सहायक कोशिका। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सहायक कोशिका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सहायक कोशिका होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। साइटोलॉजी से पक्का है कि 2-3 नंबर आता ही आता है। ठीक है, एटम बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, ये सब आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, अब ठीक है फ्रेंड्स, बाय। 40 मिनट का वीडियो बन चुका है।